नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को डिस्कस किया था और मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ाई की थी, विकिरण के बारे में समझा था। रेडिएशन और रेडिएशन के साथ साथ हमने समझा था कंडक्शन के बारे में। तो विकिरण के द्वारा जब भी पृथ्वी को ऊष्मा की प्राप्ति होती है, सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो लघु तरंग विकिरण के द्वारा होती है। तो पृथ्वी को जब भी सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, हम कहेंगे लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त हो रही है। और पृथ्वी जब इसे बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित करेगी तो हम कहेंगे दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर रही है। दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ हमने ये भी पढ़ा है कि कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन क्या है, तो इन द एब्सेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू आउट कॉन्टेक्ट मेथड। तो क्या क्या हो रहा है कि कणों के विस्थापन की अनुपस्थिति में संपर्क विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, चालन विधि कह रहे हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, तो आप कहेंगे ठोस पदार्थों में सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। क्यों? क्योंकि कण एक दूसरे के साथ संपर्क में स्थित है। ठीक है, तो रेडिएशन हुआ, कंडक्शन हुआ। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस हम करेंगे। थर्ड पॉइंट है क्या, कन्वेक्शन अथवा संवहन। कन्वेक्शन, अब देखते हैं ये कन्वेक्शन क्या है, संवहन क्या होता है। तो संवहन है, हम कह रहे हैं कि कणों के ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन के कारण कणों का ऊर्ध्वाधर विस्थापन, और ऊर्ध्वाधर विस्थापन से क्या हो, ऊष्मा का स्थानांतरण हो। ऊष्मा का स्थानांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऊष्मा का वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। कैसे होगी, मान लेते हैं कि ये कोई एक बीकर है। इसमें जल भरा हुआ है, कोई भी तरल पदार्थ भरा हुआ है। तो इस बीकर के अंदर जल भरा हुआ है और हमने इस पर हीट दिया, हमने इसे एनर्जी दी, हीट हम दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। इसको ऊष्मा दे रहे हैं तो सबसे पहले तली गर्म हो जाएगी। इस बीकर का तल जो है, ये तल गर्म हो जाएगा। तल के संपर्क में आने वाले ये अणु जो हैं जल के, इन अणुओं में ऊष्मा आएगी, अणु गर्म हो जाएंगे। गर्म होने के पश्चात ये गर्म अणु अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित हो जाएं, वर्टिकल ट्रांसफर हो जाए इन अणुओं का, और ये ऊपर की ओर चले जाएं, सतह के पास पहुंच जाएं, इधर चले जाएं, तो यहां पर क्या है, हीट है। अब ये हीट पहुंच गई कहां पर, ऊपर की परतों में। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन हो गया। देखिए यहां हीट थी, अब ये हीट ऊपर की ओर चली गई। ऊष्मा का क्या हुआ, ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन हुआ। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊष्मा स्थानांतरित होकर के चली गई। जब इस प्रकार की प्रक्रिया घटित होती है और ऊष्मा ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रही होती है, तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है संवहन अथवा कन्वेक्शन।
वायु का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन हो रहा है, अगर वायु ऊर्ध्वाधर दिशा में जाती है तब इसे कहते हैं वायु तरंग। सतह गर्म हुई, पृथ्वी की सतह है, सौर ऊर्जा की प्राप्ति हुई, सतह गर्म हुई। सतह गर्म हुई तो सतह के संपर्क में आने वाली वायु के कण ये भी गर्म हो गए, हम कह सकते हैं तापमान बढ़ गया। अब ये कण जब ऊर्ध्वाधर दिशा में इनका विस्थापन हुआ, ऊपर की ओर उठे, जब भी वायु ऊर्ध्वाधर दिशा में चलती है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? वायु तरंग कहते हैं। जब भी वायु तरंग की उत्पत्ति होगी, वायु का क्या होगा? तो हम कह सकते हैं वायु के ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होगा। तो वायु तरंग की उत्पत्ति अगर हो रही है, प्रश्न पूछे वायु तरंग में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है निम्नलिखित में से कौन सी? ऑप्शन दे दिया आपके पास, तो कौन सी विधि है? आप कहेंगे संवहन विधि। आगे पढ़ेंगे, संवहनीय वर्षा हो रही है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, प्रश्न पूछता है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में संवहन तरंग बनती हैं, गर्म हो रहा है स्थल, संवहन तरंग बनी, संवहन तरंग बनने के बाद आर्द्र वायु आरोहित हो गई, ऊपर की ओर उठ गई। जब भी आर्द्र वायु ऊपर की ओर जाएगी हम कहेंगे आरोहण, ऊपर की ओर उठी, ऊपर की ओर उठ रही है, इसका मतलब है संवहन तरंग की उत्पत्ति हो गई। संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ और संवहन और वायु की तरंग है, तो हम क्या कहेंगे? संवहन तरंग कहेंगे हम। तो हम क्या कह रहे होंगे? हम कहेंगे संवहन तरंग। कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो जब भी सवाल पूछे संवहन तरंग के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की विधि, तो कहेंगे संवहन विधि, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक, चलिए, तो ये दूसरा मेथड था जो हमें समझना था, संवहन विधि, मतलब दूसरा यानी तीसरा मेथड, जो टोटल हमारे मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट चल रहे थे। तो पहला था रेडिएशन, दूसरा था कंडक्शन और तीसरा है कन्वेक्शन, संवहन विधि। अब चौथे की बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट है अभिवहन अथवा एडवेक्शन। तो फोर्थ पॉइंट जो है ये क्या है? ये है अभिवहन। एडवेक्शन अभिवहन है। एडवेक्शन अथवा अभिवहन की विधि। अभिवहन क्या है? तो हम कह सकते हैं ये है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एडवेक्शन। अभिवहन क्या है? हम कह रहे हैं कि कणों का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्षैतिज दिशा में विस्थापन हो, और इससे क्या हो? इससे हो ऊष्मा का स्थानांतरण। तो कणों के क्षैतिज दिशा में विस्थापन के कारण जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तब इसे कहा जाता है अभिवहन की प्रक्रिया। वायु का क्षैतिज प्रवाह है, क्या है? मैं कह रहा हूं वायु का क्षैतिज प्रवाह, वायु का क्षैतिज प्रवाह। वायु के क्षैतिज प्रवाह को कहा जाता है पवन अथवा विंड, पवन कहते हैं हम। हवा चल रही है, पवन की उत्पत्ति हो रही है,
निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की ओर पवनें चल रही हैं, आगे बढ़ेंगे हम, तो आप कहेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा होगा एडवेक्शन मेथड के द्वारा, अभिवहन विधि के द्वारा। तो जब भी पवन चले, वायु का क्षैतिज दिशा में विस्थापन हो, हम कहेंगे अभिवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण की प्रक्रिया हो रही है, अभिवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अभिवहन विधि के द्वारा जा रही है। तो कुल मिलाकर के मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, इन सारे मैकेनिज्म्स के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब थोड़ा सा हम आते हैं पृथ्वी के सतह पर कि कैसे पृथ्वी के सतह पर ऊष्मा स्थानांतरित होती है। मान लेते हैं कि यह है पृथ्वी की सतह, चारों ओर वायु का आवरण है, हम कह रहे हैं कि यह है वायुमंडल है, वायुमंडल की विभिन्न परतें होंगी। पृथ्वी की ओर सबसे पहले ऊष्मा कैसे आएगी? तो पृथ्वी की ओर सबसे पहले सौर ऊर्जा आएगी, यानी पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अगर मैं कहूं किस रूप में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो आप कहेंगे कि सौर ऊर्जा सबसे पहले आई, और सौर ऊर्जा आई शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, लघु तरंग विकिरण के रूप में आई। यह है लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण के रूप में। तो सर्वप्रथम पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति हुई, और पृथ्वी को सौर ऊर्जा की प्राप्ति जिस रूप में हुई वो है लघु तरंग विकिरण। यहां पर ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है विकिरण अथवा रेडिएशन। तो विकिरण के द्वारा ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंची, और विकिरण है लघु तरंग विकिरण। सतह गर्म होने लगी, सतह के तापमान में वृद्धि हुई, सतह गर्म हुई। जब सतह गर्म होगी तो सतह के संपर्क में आने वाली वायु का तापमान भी बढ़ जाएगा। तो सेकंड स्टेप हुआ क्या? सतह गर्म हुई और सतह के संपर्क में आने वाली वायु, सतह के संपर्क में आने वाली वायु का तापमान बढ़ गया। सतह के संपर्क में आने वाली वायु का तापमान बढ़ गया, और किस विधि से? आप कहेंगे संवहन विधि के द्वारा। तो जो दूसरी विधि प्रभावशाली हुई वो है संवहन विधि। वायु तरंग बन रही है, एयर करंट बनी, और एयर करंट बनी तो ऊपर की ओर स्थानांतरण हुआ। तो यहां पर जो हीट थी, अब वो हीट पहुंच गई ऊपरी वायुमंडलीय परत के पास। ऊपरी वायुमंडलीय परत के पास हीट का स्थानांतरण हो गया, ऊष्मा स्थानांतरण हुआ। आज से ध्यान रहे, अब जब कभी आगे पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान में कि वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठी, तो आज से ध्यान रखना है, इसे कहना है वायु का आरोहण हुआ। क्या ध्यान रखना है? वायु का आरोहण, एसेंशन हुआ। तो हम कह रहे हैं क्या हो रहा है? वायु का आरोहण। वायु का जब भी आरोहण होगा, हवा जब भी गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी, वायु आरोहण होगा। इसका मतलब है कि ऊष्मा का ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन हुआ। क्या है? ऊष्मा का
ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन। कौन सी विधि? आप कहेंगे संवहन विधि प्रभावशाली हो गई। माय मिस्टेक, यहां पर संवहन नहीं, ये संपर्क में आने वाली वायु गर्म हुई है ना, तो यहां पर करना है चालन विधि। चालन विधि है ये, कंडक्शन मेथड। चालन विधि के द्वारा सतह के संपर्क में आने वाली वायु गर्म हुई है, और जब वायु का आरोहण होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, तो जो विधि प्रभावशाली होगी ये होगी संवहन विधि। कन्वेक्शन मेथड। तो सतह के संपर्क में आने वाली वायु गर्म हुई चालन विधि के द्वारा, और चालन विधि के द्वारा सतह के संपर्क में आने वाली वायु का तापमान बढ़ा। उसके बाद जब वायु का आरोहण हुआ, आरोहण होने से ऊष्मा स्थानांतरण की जो प्रक्रिया हुई ये हुई संवहन विधि के द्वारा। अब ऊपरी वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होने लगेगी संवहन विधि के द्वारा। अगर वायु का अपसरण हो जाए, क्षैतिज दिशा में प्रवाह हो जाए, क्या हो गया? वायु का अपसरण। तो हम कह रहे हैं कि वायु का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, अपसरण है। इस प्रक्रम में क्या होता है? वायु का जब भी अपसरण होगा तो वायु अपसरण के कारण ऊष्मा स्थानांतरण की विधि होगी अभिवहन। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी पर हम कह सकते हैं वायुमंडल की विभिन्न परतों के मध्य विकिरण, चालन, संवहन और अभिवहन विधियों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण का प्रक्रम होता है। विकिरण के द्वारा सबसे पहले ऊष्मा की प्राप्ति होती है, जो कि शॉर्ट वेव रेडिएशन है। चालन के द्वारा सतह के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती है। जब हवा ऊर्ध्वाधर दिशा में उठती है, आरोहित होती है, तो हम कहते हैं संवहन के विधि के द्वारा ऊष्मा ऊपर की परतों की ओर जाती है, और जब वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है, हम कहते हैं अभिवहन विधि के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो रही है, अथवा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक, चलिए, तो ये हमारा टॉपिक था ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, टेम्परेचर से ही जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक है ऊष्मा बजट की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बजट। तो अब पढ़ना है हमें क्या? हीट बजट, ऊष्मा बजट के बारे में। ऊष्मा बजट, हीट बजट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो आप जानते हैं बजट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो किसी निश्चित समय में, इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, किसी एक निश्चित वित्तीय वर्ष में कुल आगत और निर्गत का लेखा जोखा बनाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी हम बजट पढ़ते हैं, और यहां क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी एक निश्चित वित्तीय वर्ष में किसी देश की आगत निर्गतों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। जब हम हीट बजट की बात कर रहे होते हैं, तो हीट बजट, ऊष्मा बजट की संकल्पना में भी हम एक निश्चित ईयर में या निश्चित समय में पृथ्वी को कुल प्राप्त सौर ऊर्जा और पृथ्वी के द्वारा निष्कासित ऊष्मा के बारे में विचार करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? पृथ्वी को अगर सौर ऊर्जा की प्राप्ति हुई तो किस रूप में होगी?
आप कहेंगे कि सौर ऊर्जा की प्राप्ति तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही होगी। तो पृथ्वी को शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, गर्म होती है और पृथ्वी इस ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर देती है। किस रूप में? तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। तो ऊष्मा बजट की संकल्पना क्या कहती है? ऊष्मा बजट का सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, यानी पृथ्वी को लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त सौर ऊर्जा और पृथ्वी के द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित ऊष्मा के बजट को ही ऊष्मा बजट कहते हैं। ऊष्मा बजट क्या है? तो हम कह सकते हैं ऊष्मा बजट है पृथ्वी को लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त सौर ऊर्जा एवं पृथ्वी के द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित ऊष्मा का बजट। पृथ्वी को शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में प्राप्त सौर ऊर्जा एवं पृथ्वी के द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित ऊष्मा का बजट ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। ठीक, अब थोड़ा सा और समझते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा सिस्टम है और इधर है सूर्य। सूर्य से सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। सूर्य से सौर ऊर्जा इस सिस्टम की ओर आ रही है और सूर्य से जो सौर ऊर्जा आ रही है, ये सौर ऊर्जा आ रही है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, लघु तरंग विकिरण के रूप में। और कुल कितनी ऊष्मा आ रही है, ऊर्जा आ रही है? तो ये ऊर्जा मान लिया हमने कि 100 यूनिट आ रही है। 100 यूनिट सौर ऊर्जा आ रही है। इस 100 यूनिट सौर ऊर्जा के एक भाग का परावर्तन इस सिस्टम के द्वारा बाह्य अंतरिक्ष में कर दिया जाता है। क्या किया जा रहा है? तो किया जा रहा है परावर्तन। रिफ्लेक्शन किया जा रहा है, परावर्तन किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यह बताइए कि जो ये सौर ऊर्जा आ रही है, ये तो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, लेकिन जो परावर्तन कर दिया जा रहा है, इस सिस्टम के द्वारा परावर्तित कर दी जा रही है ऊर्जा, वापस अंतरिक्ष में भेज दी रही है, ये ऊर्जा जो है ये किस रूप में परावर्तित की जाएगी? शॉर्ट वेव में अथवा लॉन्ग वेव रेडिएशन में परावर्तन होगा? बताइए जरा। तो ये परावर्तन हो रहा है और मैंने कहा कि हम ये जो परावर्तन है, ये परावर्तन 35 यूनिट का होता है। 35 यूनिट सौर ऊर्जा परावर्तित हो जाती है। तो कुल जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, ये कुल सौर ऊर्जा की प्राप्ति हुई 100 यूनिट, और इस 100 यूनिट में से 35 यूनिट तो इस सिस्टम के अंदर प्रवेश ही नहीं किया, बल्कि ये 35 यूनिट बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित होकर के चला गया। 35 यूनिट बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित हो गया। ठीक है।
अब जो ये 35 यूनिट बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित हो गया, ये परावर्तन हुआ शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में। ये ध्यान रखना है, ये परावर्तन शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, सतह इसे एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। अब चूंकि जब सतह एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, तो सतह जब अवशोषित ही नहीं करेगी, तो वेवलेंथ में परिवर्तन नहीं होगा। परावर्तन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिस स्वरूप में आ रहा है उसी स्वरूप में वापस लौट करके चला जा रहा है। सतह के द्वारा अवशोषण का कार्य नहीं किया जा रहा। अब जब सतह अवशोषण का कार्य ही नहीं करेगी, तो जब परावर्तन हो गया, सतह ने अवशोषण का कार्य नहीं किया, तो सतह जब अवशोषण का कार्य नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सतह ने अवशोषण ही नहीं किया, तो वेवलेंथ नहीं बदला, तो ये शॉर्ट वेव से आया था और जाने वाला भी रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन ही रहेगा, लघु तरंग विकिरण ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो मात्रा बची ये है कितनी? 65 यूनिट। ये 35 यूनिट का क्या हुआ? तो इसका हुआ अवशोषण, ये अवशोषित हो गई। अवशोषण किसने किसने किया? तो वायुमंडल करेगा, और पृथ्वी की सतह करेगी। पृथ्वी की सतह में स्थल भी करेगा और जलीय सतह, दोनों करेंगे। स्थलीय सतह करेगी और साथ साथ जलीय सतह भी करेगा। ये जो परावर्तन हो रहा था, ये परावर्तन भी दोनों ही कर रहे थे, ध्यान रखना है। वायुमंडल भी कर रहा था और स्थलीय सतह भी कर रही थी और पृथ्वी की सतह भी कर रही थी। तो जो ये 35 यूनिट का परावर्तन हो रहा था, यहां पर ये परावर्तन दोनों के द्वारा किया जा रहा था, वायुमंडल और पृथ्वी की सतह। इस 35 यूनिट में से लगभग 31 यूनिट का परावर्तन वायुमंडल के द्वारा कर दिया जाता है और शेष बचा हुआ पृथ्वी की सतह करती है। और वायुमंडल में भी सबसे अधिक परावर्तन धूल कणों के द्वारा किया जाता है और उसके पश्चात जलवाष्प के द्वारा किया जाता है। 27 and rest of the part 4 unit, 27 unit by throughout particles and 4 units throughout water vapor। ठीक है, ये परावर्तित होकर के चला गया। तो वायुमंडल ने भी किया, पृथ्वी की सतह ने भी किया परावर्तन का कार्य। यहां अवशोषण नहीं, यानी वेवलेंथ नहीं बदलेगा। इस स्थान पर अवशोषण हुआ 35 यूनिट का, और अवशोषण कर लिया वायुमंडल ने और पृथ्वी की सतह ने, दोनों ने मिलकर के अवशोषण कर लिया। जब दोनों मिलकर के अवशोषण करेंगे, तो मिलकर के अवशोषण करेंगे, अवशोषण करने के बाद तापमान बढ़ेगा। तापमान जैसे तापमान बढ़ेगा, इसका मतलब है कि अब वापस अंतरिक्ष में इसे निष्कासित कर दिया जाएगा। तो अब इसे बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर दिया जाता है और इसका किया जाता है क्या? निष्कासन। और जो निष्कासन होता है ये है लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो एब्जॉर्प्शन के पश्चात जब एक्सपल्सन होगा, निष्कासन का कार्य किया जाएगा, तो चूंकि अवशोषण हो चुका है, सतह के तापमान में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब है कि अब वेवलेंथ भी परिवर्तित होगा। और वेवलेंथ परिवर्तित होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन में आया तो लॉन्ग वेव रेडिएशन में वापस लौट करके चला गया। तो कुल प्राप्त सौर ऊर्जा और पृथ्वी की इस द्वारा निष्कासित ऊष्मा का मान लगभग बराबर होता है, इसलिए पृथ्वी के औसत तापमान नियत होता है। तो हम कह सकते हैं क्या
ऊष्मा बजट की संकल्पना के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त सौर ऊर्जा और पृथ्वी के द्वारा निष्कासित ऊष्मा का मान लगभग बराबर होता है। यही कारण है कि पृथ्वी का औसत तापमान नियत होता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण इस ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगति उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगति उत्पन्न हो जाएगी और यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, इसमें विसंगति आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इन हीट बजट कॉन्सेप्ट। ऊष्मा बजट की संकल्पना में हम एनोमली की चर्चा करते हैं, ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगति। ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगति अथवा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगति अथवा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझिए। ये मान लेते हैं हम कि पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के सतह के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल में गैसें हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैस कह रहे हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगति उत्पन्न होती है। कैसे, चर्चा करते हैं। ग्रीन हाउस गैसें दरअसल वायुमंडल में मौजूद ऐसी गैसें हैं जो सूर्य से आने वाले शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए, सूर्य से आने वाले लघु तरंग विकिरण के लिए पारगम्य होती हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए क्या है, पारगम्य है। परमेबल है, ठीक, पारगम्य है शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए। पारगम्य का मतलब क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशन इनसे हो करके पृथ्वी की सतह की ओर आ जाता है। तो पृथ्वी की सतह की ओर जब आएगा तो पृथ्वी के सतह के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, सतह का तापमान बढ़ जाएगा। अब पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ गया है, जब पृथ्वी के सतह के तापमान में वृद्धि हो जाती है तब पृथ्वी ऊष्मा का बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासन करती है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में, बाह्य अंतरिक्ष में ऊष्मा का निष्कासन कर रही होती है। ये ग्रीन हाउस गैसें इस लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए पूर्ण पारगम्य नहीं होती और इसे वापस पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित कर देती हैं। तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस से ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी की ओर भेज दिया जाता है, जिसे कहा जाता है प्रतिलोम विकिरण। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है प्रतिलोम विकिरण, काउंटर रेडिएशन कहते हैं, इसे प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। प्रतिलोम विकिरण अथवा काउंटर रेडिएशन क्या है, तो हम कह सकते हैं
पृथ्वी की ओर वापस आने वाला दीर्घ तरंग विकिरण है, जिसके प्रभाव से पृथ्वी के सतह के समीप वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। यह काउंटर रेडिएशन जब पृथ्वी की ओर आ जाता है, जब पृथ्वी की सतह की ओर आता है, तो पृथ्वी के सतह के समीप वायु के तापमान में वृद्धि करा देता है। काउंटर रेडिएशन, प्रतिलोम विकिरण। तो जैसे जैसे प्रतिलोम विकिरण का प्रभाव बढ़ेगा, तापमान बढ़ जाएगा, सतह के समीप तापमान में वृद्धि करा देगा। प्रतिलोम विकिरण है क्या? प्रतिलोम विकिरण है एक प्रकार का दीर्घ तरंग विकिरण। इसने सतह के समीप के तापमान में वृद्धि कर दी। इसका मतलब है कि ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि ऊष्मा बजट की संकल्पना तो यह कह रही है कि जितनी मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त हुई उसी मात्रा में निष्कासन भी हो गया, तापमान नियत है। लेकिन जैसे जैसे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी, हम क्या कह सकते हैं? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रतिलोम विकिरण का दर बढ़ जाएगा। प्रतिलोम विकिरण का दर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे प्रतिलोम विकिरण का दर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? सतह के समीप वायु का तापमान बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? तो भूमंडलीय ऊष्मन की प्रक्रिया होगी, ग्लोबल वार्मिंग की प्रोसेस हो जाएगी, भूमंडलीय ऊष्मन की प्रक्रिया घटित होने लगेगी। तो जैसे जैसे प्रतिलोम विकिरण बढ़ेगा, वैसे वैसे भूमंडलीय ऊष्मन की प्रक्रिया होगी, पृथ्वी के समीप वायु के तापमान में बढ़ने लगेगा, ऊष्मा बजट की संकल्पना में विसंगति उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसों की, तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसों के नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि वाटर वेपर, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि ओजोन अगर क्षोभ मंडल पर है, ठीक है। कुल मिलाकर इनके नाम ध्यान रखना है। ये सब क्या है? एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों का कार्य करते हैं। तो वायुमंडल में मुख्य मुद्दा यहां पर क्या है? तो यहां पर मुख्य मुद्दा सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वायुमंडल में प्रतिलोम विकिरण काउंटर रेडिएशन का दर बढ़ता जाएगा और तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो वायु का तापमान बढ़ जाएगा और हीट बजट की संकल्पना, ऊष्मा बजट की संकल्पना जो है, इसमें विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल फिर इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।